हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में एक और सीरीज लेकर के मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने। तो चलते हैं बिना किसी देरी की। प्रश्न संख्या 1 है, क्या लिखा हुआ प्रश्न संख्या 1 में? उधो का लेना न माधो को देना कहावत का अर्थ है। उधो का लेना न माधो को देना कहावत का अर्थ है। लेन देन में साफ रहना, भक्ति भाव से दूर रहना, अपने काम से काम रखना या हिसाब साफ रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने काम से काम रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। बुरी आदत में पड़ना, झूठा दिखावा करना, रौब ढालना या बहुत गरीब होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है नागरिक प्रचारणी सभा, सम्मेलन पत्रिका, सरस्वती या उदंड मार्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदंड मार्तन। कब कब हुआ था ये हुआ था 30 मई 1826 को। कहाँ से? कलकत्ता से हुआ था। और किसने छापा था? जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर ने इसको छापा था। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? हमें ये इसमें ढूंढना है कि देशज कौन सा नहीं है। खटिया देशज शब्द है, खुरपी भी देशज शब्द है, और ऑप्शन नंबर डी हंसुआ भी देशज शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो साइकिल है ये अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। इसी तरह के अंग्रेजी शब्द की अगर हम बात करें, एकड़ ये भी अंग्रेजी शब्द है, बिस्किट अंग्रेजी शब्द है, कमिश्नर है। इस तरह के जो शब्द हैं ये सारे क्या हैं? अंग्रेजी शब्द हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि देशज शब्द बोलते किसको हैं? देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है, या जिनके स्रोत, ऐसे शब्द जिनके स्रोत का कोई निश्चित पता नहीं होता है। वो देश में ही जन्म जिन शब्दों का हुआ है, सामान्य प्रयोग में ला करके उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमको सही कथन बताना है। समाज में वर्णों का मेल होता है, संधि में दो पदों का मेल होता है, संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, और समाज में दो पदों का विच्छेद होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संधि में। जैसे है विद्या प्लस आलय। इसमें क्या हो रखा है? यहाँ पर आ का इस आ से क्या हो रखा है? मेल हो रखा है, और लास्ट में इनका विकार क्या रखा है? आ रखा है। तो इसीलिए इसका संधि में हमेशा दो वर्णों का मेल होगा और विकार उत्पन्न हो जाएगा। और देखते हैं कि अन्य ऑप्शन क्यों गलत हैं। समाज में वर्णों का मेल, समाज में वर्णों का नहीं बल्कि शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों का या पदों का मेल समाज में। ठीक है ना। अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं कि यह वह उसने उन्होंने इन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या उपसर्ग। यह वह उसने इन्होंने इस तरह के जो शब्द हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम की हमने परिभाषा कल भी देखी थी। क्या देखी थी? कि सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और संज्ञा की परिभाषा हो जाती है कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान या प्राणी विशेष का नाम बताते हैं। उपसर्ग जो किसी शब्द की आदि या प्रारंभ में जुड़ते हैं, ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। निम्नलिखित में से कौन कारक का एक प्रकार नहीं है? करण भी कारक होता है, कर्म भी कारक होता है, कर्ता भी कारक होता है, क्रिया कारक नहीं होता। और
और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कारण किसी भी उसमें साधन का प्रयोग करता है, साधन। कर्म, कर्म जैसे उसने सेब खाया, उसने सेब खाया, यहाँ पर जो सेब है ये कर्म है, ठीक है ना। और कर्ता जो होता है किसी भी वाक्य में कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। अगला शब्द है पर्यावरण। शब्द का संधि विच्छेद किस रूप में होता है? पर्यावरण, पर्यावरण, पर्या प्लस वरण, परि प्लस आवरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परि प्लस आवरण। खद्योत का अर्थ है तारा, खरगोश, जुगनू या गधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुगनू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 10 में देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 10 क्या कह रहा है। जो लिंग भक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित न हो वह क्या कहलाता है? समास, अव्यय, प्रत्यय या उपसर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्यय। जिसमें किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं उसको कहते हैं अव्यय। समास के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि शब्द की आदि या प्रारंभ में जुड़ते हैं, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 12। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इस शब्द में हो जाएगा व्यंजन संधि। कैसा? उत प्लस नति। ध्यान देना कि जबकि व्यंजन संधि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी 2 पेपर लगातार अगर हम पुलिस कांस्टेबल और पटवारी का जो रद्द हुआ उसमें देखेंगे तो उसमें व्यंजन संधि ही पूछी जा रही है। 2 प्रश्न आए थे दोनों ही पेपर में। और संधि को अगर हम देखें तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? आदेश चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। या इसको दूसरे वे में अगर इस प्रश्न को कहा जाए तो इस प्रश्न को दूसरे तरीके से कहा जाता है कि किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों, किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर जो विराम चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं हिंदी में? कामता प्रसाद जो एक व्याकरण हुए हैं बहुत फेमस, कामता प्रकाश के अनुसार हिंदी में जो विराम चिन्हों की संख्या है वो कितनी है? वो 20 है, ठीक है ना। अगला अगर हम देखते हैं तो जो उद्धरण चिन्ह होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकहरा जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, और एक होता है दोहरा। एकहरा के लिए प्रयोग होता है जैसे किसी की उपाधि होगी, किसी शब्द को हमने विशेष तौर से दर्शाना है, उस कंडीशन में एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और दोहरा उद्धरण चिन्ह जब हम किसी के कथन को ज्यों का त्यों लाते हैं। योजक चिन्ह छोटा सा योजक चिन्ह होता है छोटा सा डैश। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से हो जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह अल्प विराम, जो ये इसको अल्प विराम कहेंगे। अर्ध विराम एक बिंदा और नीचे से कॉमा। उप विराम दो बिंदु। पूर्ण विराम तो आपको पता ही है। विवरण चिन्ह इस तरह से विवरण चिन्ह हो जाता है। लाघव चिन्ह जैसे हम कई बार लिख देते हैं कि डॉक्टर, जो ये हम छोटा सा बिंदु डॉट करते हैं इसको लाघव चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। योजक चिन्ह की तरह ही एक थोड़ा सा इससे ज़्यादा लंबा होता है उसे कहते हैं निर्देशन चिन्ह, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे उसको? निर्देशन चिन्ह। जैसे सपोज करो कैसे प्रयोग में आता है ये, जैसे हम कहते हैं परिभाषा, किसी की परिभाषा लिखते हैं उसके बाद आगे से इस तरह से करते हैं, वहाँ पर प्रयोग हो जाता है किसका? निर्देशन चिन्ह का, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? यहाँ बैठा नहीं जाता भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के भेद हैं 3। कौन कौन से? भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है ना। कई बार हमको वाच्य पहचानने के लिए भी आते हैं या वाक्य दिए रहते हैं उसमें, जैसे यहाँ पर दिया है। तो
तो जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है उसमें भाववाच्य होता है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसमें कर्तवाच्य होता है, और जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उनमें कर्मवाच्य होता है। ठीक है ना। भाववाच्य को पहचानने का एक और तरीका होता है कि इसमें अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, इसकी क्रिया पुल्लिंग होगी, क्रिया इसकी पुल्लिंग होगी और एक वचन होगी, क्रिया पुल्लिंग होगी और इसकी जो है कि एक वचन होगी। ठीक है ना। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, इसमें अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, सकर्मक क्रिया भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा हमेशा क्या हो जाएगी, हमेशा हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा कर्मवाच्य में। ठीक है ना। अगले बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, व्यंग्य, आलोचना, आक्षेप या छींटाकशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोचना, क्योंकि कटाक्ष का व्यंग्य भी होता है, आक्षेप भी होता है, छींटाकशी भी इसका सही उत्तर होता है। तो आलोचना, तो आलोचना की और क्या क्या, अगर हम आलोचना के पर्यायवाची को देखें, और आलोचना के होते हैं गुण दोष होता है, समीक्षा, किसी चीज़ की समीक्षा करना, किसी चीज़ छिंद्रान्वेषण, किसी पर टीका या टीका टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी करना, ये आलोचना के क्या हो जाते हैं, पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ है। हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ है बहुत जल्दी, साथ साथ, लड़ाई या दोनों हाथों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बाहर कोई खड़ा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। बाहर कोई, कोई यहाँ पर हम कोई देखेंगे, कोई ऑप्शन है निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हम जरा सा देख लेते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं छः भेद होते हैं। कौन कौन से, चार तो यहाँ पर हैं, इसके अलावा अनिश्चयवाचक तो यहाँ पर है, एक हो जाता है निश्चयवाचक और एक हो जाता है इसके जो अलावा प्रश्नवाचक। ठीक है ना। प्रश्नवाचक, निजवाचक, इसमें स्वयं की बात होती है, वाक्य में स्वयं का प्रयोग होता है, खुद का प्रयोग होता है, संबंध में काकी की के साथ प्लस में कोई भी चीज़ हो जाती है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक भी तीन तरह का होता है, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम वे शब्द होते हैं, सबसे पहले जो संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, आंसू, चूड़ी, गलीचा या सुंदर। यहाँ पर जो सही शब्द हो जाएगा सुंदर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। आंसू का तत्सम क्या हो जाएगा, अश्रु। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग युक्त है। यहाँ पर हमको ढूंढना है कि किन किन शब्दों में प्र क्या है, प्र उपसर्ग है, किन किन में है, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्याशा या प्राचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचार्य। क्यों है, हम भी देखते हैं। जैसे इसमें है प्र प्लस आचार्य, प्र प्लस आचार्य, तो इसलिए यहाँ पर उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में या आदि में जुड़ते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। और तीनों में क्या क्या उपसर्ग हैं, और तीनों में हम देखेंगे क्या क्या उपसर्ग हैं अभी। और तीनों में है प्रतिकूल, यहाँ पर क्या है, प्रति प्लस कूल, यहाँ पर प्रति प्लस कूल है। अगले में अगर हमने यहाँ इसमें है प्रति प्लस अक्ष, तब हो जाता है यह प्रत्यक्ष। अगले उसमें अगर हम देखें प्रत्याशा में क्या है, प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा। ठीक है ना। तो इन तीनों में, सभी में, इन तीनों में क्या है, प्रति उपसर्ग है, और जो इस डी, इसका सही उत्तर जो है, जो डी है, उसमें ही मात्र प्र उपसर्ग है। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है, यानी कि तीन शब्दों में यहाँ पर अप उपसर्ग होगा, एक में नहीं होगा। अपमान, अपरोक्ष, अपशब्द या अपहरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरोक्ष, क्योंकि इसमें अप प्लस मान, अप प्लस शब्द, अप प्लस हरण, इन तीनों में तो अप है, यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अ प्लस परोक्ष है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, अ प्लस परोक्ष है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द हमने ढूंढना है उज्ज्वल,
उज्ज्वल बिल्कुल सही है, दोनों जो आधे होते हैं। सन्यासी भी ठीक है, इसमें अंक यानी कि अनुस्वार भी आधा नौ भी है सन्यासी। महत्व महत्व गलत है। ईर्ष्या ईर्ष्या में बड़ी ई की मात्रा भी यानी कि दीर्घ ई भी आती है, ये भी ठीक है। महत्व महत्व में क्या होगा, महत्व में दो तो आएंगे। महत्व हो गया, तत्व हो गया, ठीक है ना। लूसेंट में शायद इनको कुछ अलग दिया है, ज़रा देख लेना। लेकिन जो हरिद्वार आयोग की वेबसाइट पर चाहे हरदेव बहारी हो या वासुदेव नंदन प्रसाद की जो किताबें हैं, जो ऑथेंटिक बुक हैं, उनमें दोनों ही तो क्या है, दोनों ही तो मान्य है, ठीक है ना। यही उनमें सही है, ये ऑथेंटिक बुकों का अगर आप देखेंगे तो। अगले देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमको सही कथन ढूंढना है। वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। शब्द को शब्द रूप भी कहते हैं। व्याकरणिक नियमों में बंधने पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द। सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा आम, ये अभी एक शब्द है। मैंने लिखा कि मैं आम खाता हूँ तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसी शब्द को फिर क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यहाँ पर ये पद है, यहाँ पर ये अगर स्वतंत्र रूप से कोई शब्द है तो वो शब्द कहलाता है। अगर वो शब्द क्या हो जाता है, किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, समास रचना प्रक्रिया में समास पद किसे कहते हैं। अगर हम हरिद्वार आयोग का नया सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्या है, उसमें समास भी अब हमारे सिलेबस में आ गया है। अगर हम यूके त्रिपरेसी के सिलेबस को देखते हैं तो उसमें क्या नहीं है, उसमें समास नहीं है, ठीक है। तो अगले हम आगे देखते हैं, प्रयुक्त दो शब्द या पदों में पहला पद, प्रयुक्त दो शब्द या पदों में दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से बना नया शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व पद। जैसे राजपुत्र, इसमें एक राज है, राजा, इसका हो जाएगा राजा का पुत्र। अगर हम इसका पूरा करेंगे तो इसका ये जो पहला वाला राज है ये हो जाएगा पूर्व पद, पुत्र हो जाएगा इसमें उत्तर पद, ठीक है ना। पुत्र इसमें उत्तर पद हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौमुदी किसका पर्यायवाची है। कौमुदी धूप का है, वर्षा का है, कमलिनी का है या चांदनी का है। तो हम देखते हैं किसका है, ये हो जाएगा कौमुदी चांदनी का, बोलते हैं ना कई बार। और इसका एक और हो जाएगा ज्योत्सना, इसी का ज्योत्सना भी। कमलिनी किसका है, कमल का पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्त अलंकार, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मनो मानो जनु जानो होता है। उपमा भी नहीं है क्योंकि इसमें सा से सी होता है। अतिशयोक्त, यहाँ पर कोई बड़ा चढ़ा करके कोई बात नहीं हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम ये देखते हैं, एक ट्रिक है इसकी, जब दो संज्ञा पदों के बीच में योजक चिन्ह हो, जैसे यहाँ पर तारा और घट के बीच में है, उषा और नागर के बीच में है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो अलंकार रूपक अलंकार उसका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है। शताब्दी, सहस्राब्दी, दशाब्दी या शतक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दशाब्दी, ठीक है ना। शतक किसका हो जाता है, 100। सहस्राब्दी किसका हो जाता है, सहस्त्र का मतलब हो जाए हजारों साल, क्या हो जाते हैं, सहस्त्र का मतलब हो जाता है हजारों साल, ठीक है ना। हजार साल या हजार वर्ष। शताब्दी का मतलब हो जाता है 100, ठीक है ना, 100 वर्ष। शतक का मतलब क्या हो, जैसे क्रिकेट में होता है शतक मार दिया किसी ने, ठीक है ना, 12 शतक 13 शतक। अगला देखते हैं, अनिक का तात्पर्य है। अनिक वन है, सेना है, अवनी है या सुरपति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेना, सेना। इसी का और क्या हो जाता है, कटक। अगर हम पर्यायवाची की बात करें, अवनी किसका हो जाता है, अवनी हो जाता है पृथ्वी का, ठीक है ना। वन का देखें हम,
वन का, और एक पर्यायवाची शब्द हो जाता है कानन। सुरपति, सुरपति होता है इंद्र का। इंद्र के और क्या क्या होते हैं? देवराज होता है, देवेंद्र होता है, ठीक है ना। आगे आगे प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अजान बाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु, ठीक है ना। अजान बाहु, अजान बाहु के लिए एक चीज आती है, जिसके हाथ घुटनों तक हो। जिसके हाथ क्या हो? घुटनों तक हो, घुटनों तक हो। और ये अजान बाहु किसका पर्यायवाची शब्द भी है? राम का, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या संदेह। तो इस कंडीशन में कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संभावना, उत्प्रेक्षा। इसमें क्या होता है? जनु, मानो, मनो, मानहु, जनु, जानहु या कल्पना। संभावना या कल्पना, इसमें कल्पना भी, जैसे मानो, मानो नीलमणि सैर पर आपत भयो प्रभात, इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा हमने देख लिया अभी, सात से सी। रूपक हमने अभी देख लिया। संधि में हमको वाक्य के हिसाब से पता लग जाएगा कि इसमें संधि है, ठीक है ना। सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मर्मज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या सर्वस्व। इसमें क्या हो जाएगा? सब कुछ जानने वाले को बोलते हैं सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब जो कम जानने वाला हो। मर्मज्ञ का मतलब किसी चीज़ के मर्म का ज्ञाता बोलते हैं। अगर इसी की जगह पर क्या हो जाता? सर्व का मतलब होता है सर्वज्ञ। सर्वस्व का मतलब जिसमें हमने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ। सर्वस्व का मतलब सब कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? साकार शब्द का विलोम है। आकार, विकार, अनाकार या निराकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा निराकार। आकार का हो जाता है अनाकार। विकार का विलोम हो जाता है अविकार। विकार का मतलब जिसमें परिवर्तन हो रहा है, और अविकार का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है। ग्रह, आलय, ग्रह या सदन। ये भी इसका है। आलय भी है, सदन भी है, ग्रह नहीं है। ग्रह किसका होता है? नक्षत्र का। नक्षत्र का होता है, पिंड का होता है या सितारा का होता है। सितारा का होता है। अगर हम बात करें कि हम घर के और क्या क्या होते हैं, आलय भी हो, आलय तो लिख दिया हमने। निकेतन, निकेतन होता है। आगार होता है, आगार होता है, ठीक है ना। इस तरह के शब्द होते हैं। भवन होता है, ठीक है ना। अनिकेत होता है ना, निकेतन तो लिख दिया हमने, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। यद्यपि, निष्फल, शिवालय या महोत्सव। तो यण संधि का इसमें जो है यद्यपि, क्यों? यदि प्लस अपि। इसमें जो है कि द पर लगा हुआ ई और यहाँ से अ, ये ई जो है कि य में बदल जाएगा और उस य पर ये हो जाएगा, इसलिए यद्यपि। यानी कि य, अगर हम इसको यद्यपि इस तरह से भी लिख सकते हैं, यद्यपि आधा द यपि। यानी कि य और व से पहले अगर हम, इसकी ट्रिक होती है यण संधि की, य और व से पहले अगर कोई अक्षर कोई वर्ण आधा दिखे तो वो क्या हो जाएगा? वो सीधे सीधे यण संधि बन जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में कुछ क्या है? उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में कुछ क्या है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 34 है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी?
राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ये बहुत पुरानी कविता है, जब हम 8वीं कक्षा में कभी पढ़ा करते थे तो पुष्प की अभिलाषा में क्या था, हे वन चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों की सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इटलाऊं। और बनमाली से क्या कहता है फिर पुरुष, हे बनमाली मुझे फेंक देना उस पथ पर जिस पथ पर चले वीर अनेक। ठीक है ना, इस तरह की एक कविता थी, ये राष्ट्रवादी टाइप की एक कविता थी माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। विशेषण, क्रिया, समास या सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सीधे सीधे इसका हो जाएगा सर्वनाम। समास, बाकी हम सब चीज़ के बारे में यहाँ पर क्या है डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। ठीक है ना, कि अजय तो रिक्त स्थान है, पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता। यहाँ पर कौन सा, जी चुराना, ढिंढोरा पीटना, घोड़े बेचकर सोना या किताबी कीड़ा होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अजय तो किताबी कीड़ा होना है, अजय तो किताबी कीड़ा होना है, पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर घोड़े बेचकर सोना भी नहीं होता, ढिंढोरा पीटना भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा वाक्य के हिसाब से। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, आँख रखना मुहावरे का अर्थ है। आँख रखना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, आँख दिखाना होता है, आँख में चोली खेलना, आँख मिलाना या निगरानी रखना। तो आँख रखने का मतलब होता है किसी पर आप क्या कर रहे हैं, निगरानी लग रहे हैं। जैसे आजकल निगरानी रखी जा रही है कथित आयुकों पर। ठीक है ना। आँख दिखाने का मतलब होता है धमकी देना। ठीक है ना। आँख मिलाने का मतलब होता है सामना करना। कहते हैं ना कि आँख में आँख मिला के दिखा, यानी कि सामना करके दिखाओ। प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न है जैसे है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा, सीधे सीधे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधे सीधे भक्तिकाल। प्रश्न संख्या 39 है, हाथ कंकन को आरसी का क्या अर्थ है। बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को आभूषण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, यह जरूरत नहीं। ऑप्शन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उसने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में काल है। इसमें पढ़ा है, पढ़ी है, जब इस कंडीशन में आएगा तो सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। पढ़ी है, सबसे पहली बात तो भूतकाल की बात करा तो ऑप्शन नंबर बी, तो इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर भूतकाल की भी अगर बात हो रही है तो संदिग्ध की कोई बात नहीं हो रही है, इसमें था थे थी आ जाता है सामान्य भूतकाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रेरणा, अगला प्रश्न है कि प्रेरणात्मक क्रिया क्या है। प्रेरणात्मक क्रिया क्या है, चलना, उड़ना, भगाना या चलवाना। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं ऐसी क्रिया जो दूसरे के द्वारा करवाई जाती है, दूसरे की दूसरों से प्रेरणा लेकर करवाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चलवाना। और प्रेरणात्मक क्रिया दो तरह की होती है, एक होता है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, एक होता है द्वितीयक प्रेरणात्मक क्रिया। प्रथम प्रेरणा क्रिया की क्या है, इसमें आ जुड़ा होता है और इसमें वाना जुड़ा होता है। तो यहाँ पर चलवाना जो है यहाँ द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया है, और जैसे चलाना होता उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया हो जाता। प्रश्न संख्या, ये जो दोहा वाला क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। लालटेन शब्द किस भाषा का अपभ्रष्ट रूप है। संस्कृत का है, फारसी का है, तुर्की का है या अंग्रेजी का है। तो लालटेन जो है किसका शब्द है, अंग्रेजी का। अंग्रेजी का इसी तरह से क्या है, अपील भी। तुर्की की अगर हम बात करते हैं, तुर्की में कैंची है, बेगम है, बारूद है या मुगल है। मुगल उसका क्या हो जाएगा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। फारसी का शब्द क्या है, हिंदी है। संस्कृत का शब्द क्या है, सिंधु, जो सिंधु नदी बहती है ना, वो क्या है, संस्कृत का शब्द है। अगला हम देखते हैं, वैसे रस हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन अब आयोग ने दे दिया है, हर बार आयोग ने, शोक, क्रोध, वैराग्य या भय। यानी कि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, वो करुण हो गया, यानी कि
शोक मग्न हो गया। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। अब हमको लोकोक्ति पहचाननी है इन चारों में से कि कौन लोकोक्ति है। इसमें है घर का भेदी लंका ढावी, रंग में भंग पड़ना, तिल का ताड़ बनाना, अंधेरे में तीर मारना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो हमने पहचानना कैसे, इसकी एक ट्रिक होती है ऐसे शब्द जिनके अंत में ना होता है वो क्या होते हैं, वो मुहावरा होता है। अब यहाँ पर देखो इसके लास्ट में ना है, मारना, पढ़ना है, मारना है, बनाना है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, मुहावरा है। और जो ऑप्शन ए है वो क्या है, लोकोक्ति है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, शकुन, सर्प, क्षण या अक्खड़। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अक्खड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर हम अग्नि की वर्तनी भी देख रहे हो, अग्नि में जो है कि जो ई की मात्रा है वो छोटी आती है। ठीक है ना, कई बार हम बड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका हमको देखना है कि अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं है। हुतासन होता है, कृषाणु भी होता है, यातुदान भी, यातुदान नहीं होता है। ठीक है ना। यातुदान का अभी देखते हैं, वैश्वानर भी होता है। यातुदान किसका होता है, राक्षस का होता है। राक्षस जिसको हम रात्रिचर भी बोलते हैं, दैत्य भी बोलते हैं, दानव बोलते हैं। ठीक है ना, पिचास बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवक शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ नव तरुण शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा नव तरुण पाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं कि ये तीनों क्यों गलत हुई। पहले में देखो, पहले वाक्य में यहाँ पर तरुण का शब्द भी हो गया है और नवयुवक का भी हो गया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें एक ही वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखो, यहाँ पर भी नव का प्रयोग हो गया है, फिर तरुण का भी प्रयोग हो गया है। यहाँ पर भी क्या हो गया है, नव का प्रयोग फिर तरुण, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग एक ही, तरुण का भी वही मीनिंग होता है और नव का भी वही मीनिंग होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध वाचक नहीं है, नौनिहाल, ससुराल, भतीजा या मामा। संबंधवाचक हमको बताना है। मामा जी भी संबंधी होते हैं, भतीजा भी संबंधी हो जाए, ससुराल भी संबंधी होता है। नौनिहाल कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि ये एक स्थान का नाम होता है जहाँ से हमारे क्या होते हैं, एक स्थान होता है। ठीक है ना, जहाँ से हमारा एक संबंध होता है। और आज का एक अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटिए, लक्ष्य, उद्देश्य, उत्कर्ष या निशाना। ठीक है ना, लक्ष्य, उद्देश्य, उत्कर्ष या निशाना। इसमें से अर्थ की दृष्टि का मतलब, इनमें लक्ष्य का मतलब क्या क्या होता है, लक्ष्य उद्देश्य भी वही एक ही बात होती है। ठीक है ना, लक्ष्य उद्देश्य भी एक ही बात होती है। लक्ष्य है, उद्देश्य है, ये भी क्या है, लक्ष्य, उद्देश्य, उत्कर्ष या निशाना। ये तीनों एक ही जैसे हैं। उत्कर्ष जो है कि इनमें से भिन्न हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अगर सीरीज़ आप चाहते हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कभी कभी रिपीट भी हो रहे हैं आजकल हरिद्वार आयोग में, तो इस तरह की सीरीज़ पाने के लिए आप जो है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।